जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 11th ऑफ सितंबर 2025। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करेंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हमारे पास आपके लिए है अवेलेबल यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। आपके हर एक डाउट्स भी वहां पर क्लियर करवाए जाते हैं। तो इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए। ये है आज के टॉपिक, जिनको एक एक करके हम डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। और अपने साथ गाइस पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। टॉपिक के दौरान जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उस चीज को आपको ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, और फिर जो चीज बोलूंगा नोट डाउन करने की, वो नोट डाउन करना। आइए गाइस, बात करेंगे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 के बारे में। तो इससे रिलेटेड टॉपिक है, बट मेन जो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, अभी नोट्स इसके बनाइएगा मत, क्योंकि पॉलिटी के अंदर इसके नोट्स ऑलरेडी हम लोग बनवा देंगे आपके कोर्सेज के दौरान, या फिर आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो वहां पर पॉलिटी के अंदर इसके नोट्स बनते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर नोट्स उन्हीं चीजों के बनवाता हूं जो करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। अब ये टॉपिक जो है वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पॉलिटी के नोट्स जो है वो ऑलरेडी आपके पास है, तो इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस सुन लो। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनका जो इलेक्शन होता है ना गाइज, ये बड़ा ही खास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। इनके इलेक्शन में आप जो है वो देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों के ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको जो है वो नजर आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, है ना। अब इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, उनके सदस्य जो है वो नहीं इन्वॉल्व होते, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, यानी कि उसमें कौन लोग जो है वो उस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन चूज करते हैं कैंडिडेट को, कौन इलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। हर एमपी का वोट जो है वो, उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, यानी कि वन वोट होती है, और ये प्रोसेस जो है वो को सिंप्लीफाई करता है। कौन सा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस सीक्रेट बैलेट। ये चीज याद रखने वाली होती है कि ये जो है, यानी कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो ये पूरी चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी चीज बस। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ये पूरी चीज बता दी कि क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई कौन सा सिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, राइट। ऐसी चीजें जो है वो अक्सर आ जाती हैं। ये कैसा रबर आ गया भाई, रुक जाओ, हाँ ये मिट जाएगा, चलो। तो ऐसी चीज ये लोग अक्सर जो है वो पूछ लेते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ इलेक्शन कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस सीक्रेट बैलेट, है ना। और टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 2+1, ये विनिंग कैंडिडेट्स को इतना कोटा अचीव करना होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोटा क्या है, यानी कि कौन व्यक्ति जो है वो जीतेगा। तो जो टोटल वोट्स हैं डिवाइडेड बाय 2+1, इसका जो भी नंबर आएगा, यानी कि 50 लोगों ने जो है वो वोट डाला, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो गया, 25 हो गया, +1, जिसके 26 वोट्स आएंगे वो जीत जाएगा, वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो थोड़ी सी रखना आप लोग को जो है वो जरूरी है, बस इस टॉपिक के अंदर बस यही ध्यान में रखनी है ना। ठीक है, अब नए वाइस प्रेसिडेंट ने इसे आइडियोलॉजिकल एंडोर्समेंट माना है और 2047 तक का विकास विजन जो है वो रखा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पार्लियामेंट्री कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया और प्रेसिडेंट ने विश्वास जताया कि उनका अनुभव जो है वो नेशनल प्रोग्रेस में योगदान जो है वो देगा। तो कुछ नहीं है गाइस, तो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला, ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव के मतों की गिनती नए संसद भवन में राज्यसभा के महासचिव एवं निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में शुरू हो गई है। चुनाव में 98% से अधिक सांसदों ने अपना मतदान जो है वो दिया था। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है, राइट। ठीक है,
इसमें हमें देखने को मिला था कि एक जो कैंडिडेट थे वो रूलिंग अलायंस से थे और एक जो थे वो अपोजिशन से थे, राइट। और वोटिंग 5 बजे जो है वो खत्म हो गई और रिजल्ट सेम इवनिंग पे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, 13 मेंबर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया। अपोजिशन सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि, क्या क्लेम कर रही है कि अपने सदस्यों की अभूतपूर्व पूर्ण उपस्थिति का दावा किया। अच्छा, ये क्लेम कर रही है हमारे तो भाई सभी सदस्य शामिल थे, आप लोग नहीं थे। अच्छा, फुल टर्न आउट ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला वोट जो है वो दिया। मतलब ये प्रोसेस के तहत हम लोग को देखने को मिला, बस और कुछ नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया और हाईलाइट करी कि भाई ये लॉन्ग टर्म पब्लिक सर्विस की ये पोस्ट होती है, राइट, इसकी गरिमा बरकरार रखी जाए, ये सब है ना। तो बस बहुत बेसिक फैक्ट्स है, आपको तो बस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में इसी से रिलेटेड जो है वो चीजें आती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा वोटिंग सिस्टम यूज होता है, तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अभी बताया ना मैंने आपको, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन वोट डालते हैं, लिखकर बता दो थोड़ा, अभी के अभी मैंने जो आपको समझाया। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि कैसे इलेक्शन प्रोसीजर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है और वो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को, राइट। क्योंकि इसमें डायरेक्ट पब्लिक तो वोट नहीं दे रही है, इनडायरेक्ट वोट हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, इलेक्टेड एमपीस के थ्रू, नॉट एमएलए। इसमें एमएलए इन्वॉल्व नहीं रहता है ना। तो बस ये फैक्ट जो है वो थोड़े से आपको जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है, बस। ठीक है, इलेक्शन हुआ क्योंकि रिजाइन कर दिया था आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट ने। न्यू वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे। देखो ये लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसको जो है वो अच्छे से एक बार जो है बस रीड कर लो, आप वीडियो को पॉज करके जो है वो रीड कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी पूरी चीज तो मैं आपको जो है वो बता ही चुका हूं, राइट। अलग से जो है वो आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पॉलिटी के अंदर आप करते ही हो। तो वाइस ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे, ये इसमें सभी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के, यही तो बताया ना मैंने भी आपको। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। हर एक एमपी का वोट जो होता है वो इक्वल वैल्यू का होता है। तो आज के लिए आपका टास्क है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को एक बार जो है वो अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। सीपी राधाकृष्णन, ये नाम याद रख लेना, मैंने पूछा था, होपफुली आपने आंसर जो है वो दे दिया होगा इसका। सीपी राधाकृष्णन, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, इसके मतलब ये इलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, बैलेट पेपर जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, वो पिंक कलर के होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में नाम होता है, सेकंड कॉलम जो है वो प्रेफरेंसेस के लिए होता है। एमपी अपने प्रेफरेंसेस न्यूमेरिकली 1 2 3 4 एंड सो ऑन पे मार्क करते हैं। ठीक है, वोटर जो है वो मल्टीपल कैंडिडेट्स की रैंकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो वोट जो है ट्रांसफर होता है ना, सिंगल प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, है ना। वोट जो है वो काउंट किए जा रहे हैं राउंड्स में प्रेफरेंसेस के हिसाब से। ठीक है, फिर एलिमिनेशन होता जाता है, फिर आखिरी में जाकर जो है वो 2 कैंडिडेट्स बचते हैं और 2 कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई लड़ती है और टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1 जिसने ले आया उनको वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। कॉन्फिडेंशियल होती है वोटिंग प्रोसेस, इसलिए तो सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। ठीक है, एमपीज की इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी पार्टी व्हिप अप्लाई नहीं हो सकती इसमें, है ना, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के लिए पार्टी के अगेंस्ट भी जाकर वोट डाल सकते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला होता है। ठीक है, इसके रिजल्ट जो होते हैं वो लेस प्रिडिक्टेबल हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग अलाउ होती है, यानी कि रूलिंग पार्टी के अपोजिशन पार्टी के मेंबर को भी डाल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो देखो कितनी यूनिक चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है,
पता है आपको, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्चुअल में वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्या वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी होती है? देखते हैं किसने कितना डेप्थ में पढ़ा है, जिसको पता होगा। क्या वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी होती है? कोई मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकता है? देखते हैं किसको क्लैरिटी है इस टॉपिक की। जिसको क्लैरिटी होगी ना वो इसका आंसर बता पाएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के काम वगैरह क्या होते हैं ये सब लक्ष्मीकांत पॉलिटी से एक बार कवर करिएगा, या फिर हमारे नोट से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स एज एन आइडियोलॉजिकल इंडोर्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, वही कि 2047 तक नेशनल डेवलपमेंट के विजन को इन्होंने हाईलाइट किया, फिर वही कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वाली प्रक्रिया जो है वो चली, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपको तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए बस। अब नेक्स्ट सुनो, बहुत ध्यान से, सिर्फ जो बता रहा हूं पहले वो सुनना। महाराष्ट्र में एक कंट्रोवर्सी हुई जहां डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने इलीगल सॉइल एक्सकेवेशन ड्राइव के दौरान आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा को डांटते हुए उनका एक वीडियो रहे वो वायरल हो गया। अब इससे गवर्नेंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बहस फिर से उठ गई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब पता है ना आपको? जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या पार्टी वर्कर एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाले। फॉर एग्जांपल, आप आगे चल के जो है वो आप एसपी बने हुए हैं, ठीक है, एसपी की पोजीशन पर है या एसडीएम की पोजीशन पर है, राइट, या कलेक्टर है। तो इस पोजीशन पर अचानक से कोई एक आप सोचिए एमएलए या एमपी जो है वो आकर जो है वो आपकी चीजों के ऊपर रोक डाल रहे हैं, आपकी कार्रवाई जो है वो रोक रहे हैं, तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये आप बहुत सहने वाले हो अपनी जर्नी में, अपनी सर्विस की जर्नी में, क्योंकि बहुत ही इस प्रकार के इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो अभी एक आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा जो है उनको झेलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि एंटी इलीगल एक्सकेवेशन ड्राइव को जो है वो रोकने के लिए जा रही थी, मतलब इलीगल ड्राइव को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट पर थी। इलीगल जो खुदाई वगैरह होती है ना, मिट्टी वगैरह जो है वो निकाला जाता है इलीगल तरीके से, रेत रेत या बालू माफिया वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उस टाइप से। तो बस उसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने जो है वो उनको रोका और उसका वीडियो जो है वो वायरल हुआ। इससे ये चीज सामने आ गई है कि भाई देखो, और ये हरकतें तो आप जानते हो कि होती रहती है इसमें। तो ये आपके जीएस पेपर 4 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इससे इम्पार्शियलिटी, रूल ऑफ लॉ और मेरिट बेस्ड गवर्नेंस कमजोर होता है कि भाई लोग इतना पढ़ के, आप लोग जो है वो इतना पढ़कर ऊपर जो है वो चढ़ रहे हो, सीढ़ी जो है वो चढ़ रहे हो, उस पोजीशन पर आ रहे हो, और आपने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, उस पोजीशन पर आकर बैठे, और एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकली इलेक्टेड व्यक्ति जिसने मेरे ख्याल से, मतलब जो अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो आपके ऊपर बैठकर आपको जो है वो ऑर्डर्स दे रहे हैं और आपके सही काम को जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। तो ये गलत है, सही है? बताओ। क्या आपको कभी नहीं लगता कि यार यार ये पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग जो है वो हमारे ऊपर क्यों रूल करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमें इनके ऊपर होना चाहिए। पता है ये गलत है। कभी भी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कभी इसके ऊपर जो है वो नहीं जाने चाहिए, वरना हमारी डेमोक्रेसी को ये एक सबसे बड़ा खतरा होता है। अब क्यों होता है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और आप मुझे बताओ कि क्यों एमपीज एमएलएस को आपके सर के ऊपर बैठा के रखा है। अपन बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री के अंदर 3 ऑर्गन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं गवर्नेंस के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। और आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव के नीचे ही एग्जीक्यूटिव हम लोग को देखने को मिलती है कि ऑपरेट करती है। ये वाला फिगर आपने देखा ना इस तरीके का। क्यों क्यों आप हमेशा जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नीचे काम करोगे? इसका आंसर इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। थोड़ा सा जोर दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ऑफिसर्स पॉलिटिकल प्रेशर्स में रेड रोक सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आप रेड करने के लिए जाओगे, अचानक से ऊपर से फोन आ जाएगा कि गाड़ी पलटाइए, वहां मत जाइए। अब आप बोलोगे अरे सर हमारे पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है कि उनके पास काला धन छुपा हुआ है, हमें कंफर्म पता है सर, प्लीज जाने दीजिए सर, नहीं तो वो वहां से हटवा देंगे। बट नहीं, आपको कहा जाएगा कि दिस इज माय ऑर्डर्स, गाड़ी पलटाएं। बट अगर आप फिर भी ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ होगा नहीं ज्यादा, आपको जो है वो किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया जाएगा जहां पर आप बड़े परेशान रहोगे। उसमें वर्क प्रेशर शायद बहुत होगा, या फिर आपको फील्ड से जो है वो हटाकर, लाइन अटैच बोलते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, लाइन अटैच कर दी जाएगी। फील्ड से हटाकर आपको जो है वो कुर्सियों में बैठा दिया जाएगा कि बेटा पेपर वर्क संभालो आप।
बहुत सिंघम बनने की कोशिश कर रहे थे ना, अब आ जाओ बेटा, पेपर वर्क संभालो। आप आपको किसी मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से अटैच कर दिया जाएगा, खत्म गेम। पुलिस में भी ये सेम चीज होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप पुलिस बनने के बाद फील्ड में घूमोगे, जैसे आपको पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, एक पॉलिटिशियन चाहे तो वो आपको उठाकर पीएचक्यू में जो है वो फाइलें चेक करने के लिए रखवा सकते हैं, पता है आपको? ये पावर होती है उनके हाथ में, पर ये गलत भी है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये चीज आप मेंस में लिखेंगे कंक्लूजन में कि इसका मिसयूज होना सही नहीं है इस गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए, हमारे देश के लिए। तो यही है एथिकल कंसर्न भी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ को कमजोर करती है। भाई ऑनेस्ट ऑफिसर हो आप, है ना? आपको कितना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल हेड जो है, आप सही काम कर रहे हो उसके बावजूद जो है वो आपके साथ जो है बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है। वुमेन ऑफिसर्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट जैसी घटनाएं जो है वो एथिक्स पर भी सवाल उठा देती हैं। तो बस ये चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड बस ये न्यूज थी। ये कंट्रोवर्सी सामने आती है कि महाराष्ट्र के अंदर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा जी, जो कि एक एंटी इलीगल एस्केवेशन ड्राइव जो है वो कर रही थी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने जो है वो इस आईपीएस अधिकारी को फटकारा। ठीक है, और फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, आलोचनाएं शुरू हो गई कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गवर्नेंस में बहुत देखने को मिल रहा है ना? जब ऑफिसर सही काम कर रहे हैं तो उनको करने क्यों नहीं दिया जा रहा है ना? फिर बस इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिमांड करी कि इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे तो सालों साल निकल जाते हैं, सिर्फ नाम की रहती है इन्वेस्टिगेशन। और ये भी है भैया ऑफिसर के अगेंस्ट भी, बट बाद में विड्रॉ जो है वो कर दी गई थी। क्या ही बोले, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन जो था वो इंटरफेयर करना नहीं था, बट इंश्योर करना था कि ग्राउंड सिचुएशन जो है वो शांतिपूर्वक बनी रहे, काम तरीके से। होता है भैया, बहुत होता है। पॉलिटिशियन के पास जो फंडिंग आती है वो इसी प्रकार के तो माफियाज के थ्रू आती है। अब ये लोग आगे चल के जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो उनसे इन्होंने करोड़ों रुपए लिए होते हैं माफिया से, तो वो कहीं ना कहीं माफिया को सपोर्ट तो करेंगे ही ना। यही गेम होता है मेन। एक्टिविस्ट ने एफआईआर जो है वो फाइल करी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, और ये भी कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर के पास भी मामला जाएगा, इवन जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। सोलापुर पुलिस जो है उन्होंने रजिस्टर भी कर लिया केस लोकल लीडर के अगेंस्ट कि ऑफिशियल्स को जो है वो काम करने नहीं दे रहे हैं। तो यही है, इसमें बताया गया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस प्रकार से गवर्नेंस में हम लोग को देखने को मिलता है। जो सिविल सर्वेंट्स आप लोग आने वाले समय में जो काम करोगे तो आपके ऊपर ये बैठे रहेंगे, और देखना आप सहोगे, ये चीज हर एक व्यक्ति सहता है, हर एक व्यक्ति। अभी मेरा स्टूडेंट है, अभी अभी नेपाल का इशू जो है वो खराब हुआ ना, अभी सरकार वहां पे गिर गई, तो अभी एक अक्षय पांडे है जो तहसीलदार है उत्तर प्रदेश में, तो वो बढ़िया अभी उसमें था जलवे में, तो मैंने देखा उसकी स्टेटस व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा गजब जलवे चल रहे हैं यार, बढ़िया है अक्षय, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ो। अब यही चीजें है ना कि इस प्रकार की चीजें जो होती है ना, वो लीगैलिटी, न्यूट्रलिटी, मेरिट, इन सब सिस्टम को जो है वो पीछे कर देती है। भाई कोई व्यक्ति योग्य है, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया तब जाकर वहां बैठा है, तो फिर लोग जो है फिर चिढ़ने लगते हैं सिस्टम से, हैं? फिर वो ढंग से काम नहीं करते एग्जीक्यूटिव, सोचते हैं साला काम करो तो फटकार पड़ेगी, इससे अच्छा बैठे रहो भाई। इसलिए तो ये लोग, मेन चीज है कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो होना चाहिए ना, उसका ईमान धर्म सही होना चाहिए। अगर ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति का ईमान धर्म सही नहीं है तो पूरा सिस्टम ही फेल होता है। इसमें मेन रोल रहता है ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का। जैसे कि आप हो, आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे सिविल सर्विसेज को, तो आप उस पोजीशन पे रहोगे कि आपके अंडर जो है बहुत सारे ऑफिसर्स रहेंगे, बट अगर आप सही हो, आप ठीक हो, करप्शन नहीं करते हो, बढ़िया हो, तो आपके नीचे वाले भी अच्छे से काम करेंगे और नीचे वाले भी डरेंगे करप्शन करने से। बट ऊपर वाला व्यक्ति ही खुद करप्टेड है तो पूरी लाइन चलती है। आपको पता है जो ट्रैफिक पुलिस में जो 500 रुपए, 1000 रुपए से लिए जाते हैं ना, कई बार रोक कर चालान 5000 का बना दिया, 500 में छोड़ दिया, 200 में छोड़ दिया, 100 में छोड़ दिया, इसका कट आईजी लेवल तक जाता है। ये बात हालांकि मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, बट ये बात सत्य है। इसको पूछते हैं कि कट कहां तक जा रहा है, तो आईजी तक कट जो है वो पहुंचता है, पता है आपको?
अगर 50 रुपए भी वहां पे लिए जा रहे हैं तो उसका शेयर जो है वो ऊपर तक जाता है करप्शन का। ऐसा नहीं कि जिसको आपने दिया उसकी जेब में जाएगा, नहीं, कटेगा भैया। पता कैसे लग रहा है, क्वेश्चन आएगा कि सर पता कैसे लगेगा। पहले ही हिसाब किताब बंद जाता है, कितना चाहिए, बात खत्म, करो बेटा। ये कहानियां हैं, क्या बोले अब। फीचर्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, पॉलिटिशियंस जो है अनड्यू प्रेशर्स क्रिएट करते हैं, जो मैंने भी आपको बता दिया, रेड्स रुकवा देते हैं, है? पोस्टिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स, ऐसी कुछ जो है वो तैयार करवा देते हैं कि जो पार्टी की लॉयल्टी के साथ जो है वो टाइड रहे रेदर देन मेरिट के साथ। कि जो लोग, इसलिए तो होता है कि कोई भी नई सरकार आती है, सबसे पहले आप देखना, कोई भी नई सरकार आएगी ना, कोई भी नया व्यक्ति अगर उस पोजीशन पे आएगा, पॉलिटिकल हेड, सबसे पहले आईपीएस और कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है। देखना आप, हमेशा देखना, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, इन सब लोग तुरंत, जैसी कोई नया व्यक्ति आएगा, आप नेक्स्ट डे पेपर पढ़ लेना, सबका ट्रांसफर हो गया। क्योंकि उनको चाहिए अपने फेवरेट व्यक्ति जो उनके लिए लॉयल है। सिविल सर्वेंट्स इसलिए न्यूट्रलिटी लूज कर देते हैं। ठीक है, बस यही चीजें हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 ये कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, लीडर्स जो होते हैं वो पार्टी वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट उनके चल रहे होते हैं, पब्लिक ड्यूटी करते नहीं है, हाथ जोड़ते हैं पब्लिक के लिए, वोट, पब्लिक के सामने वोट के लिए, और एक बार गद्दी में बैठने के बाद उसी पब्लिक को जो है नकार देते हैं। देखा होगा आपने ये वाली चीजें। ऑनेस्ट ऑफिसर्स को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है, ट्रांसफर फेस करना पड़ता है। खेमका जैसे ऑफिसर्स, न जाने कितने एग्जाम्पल्स ऐसे। महिला ऑफिसर्स के टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्ट, ये बता ही चुका हूं ना। सेकंड एआरसी ने नोट किया था कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है ये पॉलिटिशियन से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सबसे बड़ा खतरा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। लोक सेवा के राजनीतिकरण का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो है वो पॉलिटिशियंस के फेवरेट एक बार बन जाते हैं, तो जैसी सत्ता सरकार जो है वो पलटती है, वो चले जाते हैं, उनके दूसरे फेवरेटिज्म वाले लोग आ जाते हैं। सिस्टम में ऐसी चीज चलती रहती है। फिलोसफी, प्लेटो, प्लेटो कहते हैं कि रूलर्स शुड एक्ट लाइक फिलोसोफर्स, फिलोसोफर किंग्स गाइडेड बाय जस्टिस। लिख लो आप, गाइडेड बाय विजडम एंड जस्टिस। प्लेटो ने दी रिपब्लिक में ये तर्क दिया, तो प्लेटो की दी रिपब्लिक, ये चीज भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है दी रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की। इसमें उसने आर्ग्यू किया कि शासकों को दार्शनिक राजा की तरह होना चाहिए, इनका मार्गदर्शन बुद्धि और न्याय पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बट नहीं होता ना, पैसे पर आधारित होता है पूरा सिस्टम। एरिस्टोटल भाई भी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ ओवर रूल ऑफ मैन, वेरी इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। इमैनुअल कैंट, इनका कहना है वायलेशन ऑफ ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। ड्यूटी बे इंटरफेरेंस जो होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या किसी प्रकार का ऐसा इंटरफेरेंस, वो ड्यूटी को का उल्लंघन करता है। बिल्कुल सही है। वेबर साहब कह रहे हैं हमारे, वेबर साहब कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी डिस्ट्रॉयड, ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी डिस्ट्रॉयड। इनका कहने का मतलब यह है, इनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है जो हाईलाइट करती है कि न्यूट्रलिटी जो है और रैशनल लीगल अथॉरिटी इंटरफेरेंस जो होता है वो न्यूट्रलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी डिस्ट्रॉय। चैलेंजेस भी हैं, कोई लीगल ऐसा सेफगार्ड ही नहीं है कि जो सिविल सर्वेंट्स को रहे वो सेव करे। यस, सिविल सर्वेंट्स की जॉब सिक्योरिटी तो रहती है, उनको निकाला नहीं जा सकता, बस उनको इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, बट वही सबसे बड़ा पेन रहता है उनके लिए। ट्रांसफर कल्चर है, एवरेज टेन्योर जो होता है वो लेस देन 16 महीने। जब तक आप एक डिस्ट्रिक्ट को समझेंगे उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सिविल सर्विसेज बोर्ड के पास है वो ऑटोनॉमी नहीं होती जो अपने ऑफिसर्स को पॉलिटिकल प्रेशर से बचा सके। जो पब्लिक के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मजबूत होना जरूरी है भाई, सबसे पहले तो, तभी सिस्टम जो है वो सुधरेगा। एआरसी
का जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट करो भाई, कानून लेकर आओ, कोड ऑफ एथिक्स लेकर आओ। बस यही चीज है जो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इंडिया और इसराइल क्या मुद्दा चल रहा है आप जानती हैं। अभी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर इनके हस्ताक्षर हो गए, ये लिख लो आप, BIA, इंडिया और इसराइल, ये चीज लिख लेना। इंडिया और इसराइल ने जो है वो साइन कर लिया है BIA। इसकी इनने साइन कर लिया है, थिकनेस कम करें इसकी अपन जरा। इंडिया और इसराइल ने जो है वो BIA, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर साइन कर लिया, जिसे दोनों देशों के फाइनेंस मिनिस्टर ने हिस्टोरिक माइलस्टोन जो है वो बता दिया। ठीक है, अब ये BIA क्या है आओ इसको समझते हैं। सिंपल सी चीज है यार, अब इसको लिखना नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अब दोनों कंट्रीज इंडिया और इसराइल जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी एक दूसरी कंट्रीज के अंदर, और क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमें भाई आप एक सिक्योर, फेयर, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो तैयार करवा के दो, उसको हम दोनों प्रमोट करेंगे, इंडिया और इसराइल। यानी कि इंडिया इसराइल जो है वो और तेजी से अपना इन्वेस्टमेंट करें, पैसा कमाए, ट्रेड करें, इन्वेस्टर्स को मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योर करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मतलब जबरदस्ती जो है रिस्ट्रिक्शन मत करो। तो कुल मिलाकर देखो, अभी USA के साथ लफड़ा चल रहा है, तो हम अपने मल्टीपल पार्टनर जो है वो ढूंढ रहे हैं ट्रेड को अपने बढ़ाने के लिए। बस यही उसी का एक रिजल्ट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देख लो आप, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, इन्वेस्टर्स को फेयर कंपटीशन मिलेगा इससे। होता है ना अतिक्रमण, कई बार क्या होता है कि कई केसेस में इन्वेस्टमेंट किया किसी क्षेत्र में, फॉर एग्जांपल इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अब जिस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया वहां पर मल्टी बनानी है ना, एग्जांपल के तौर पर मल्टी बननी है। अब उस जगह पर जो है वो अतिक्रमण हो रखा है, तो टाइम लगेगा ना मल्टी बनने में, तो फेयर इन्वेस्टर को फेयर कंपनसेशन मिले इन सब चीजों का, तो उस पर भी जिक्र कर दिया, जैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। देखो लिखा है ना, इन्वेस्टर को फेयर कंपनसेशन मिले, अगर कोई संपत्ति जो है वो सीज कर ली जाती है, या उसके ऊपर इवन सरकार भी उसको जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो फेयर उनको रिटर्न मिले। क्लियर रूल्स और प्रोसीजर जो है वो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, न्यूट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम नहीं कि जो एक कंट्री को फेवर कर रहा है दूसरे को नहीं, न्यूट्रल सिस्टम होना चाहिए। फ्री ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स होना चाहिए, कि भाई जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो आराम से जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाए, उसमें ज्यादा टैक्स वैक्स और इन सब चीजों का झंझट ना हो, है ना, नहीं तो फिर इन्वेस्टर इससे बिचकता है। फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, इन पर मिलकर ये लोग काम करेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों कंट्रीज अपने अपने मतलब फोकस कर रही है कि अपने अपने ट्रेड को जो है वो एनहांस करें, इंक्रीज करें। जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, हाई टेक कॉपरेशन, इन सब एरियाज पर जो है वो काम करेंगे, है ना। ठीक है, इंडिया इजराइल जो है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है गाइस, रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इजराइल से पता है आपको कि हम जो है वो काफी सारे मिसाइल की टेक्नोलॉजीज खरीदते हैं, काफी टेक्नोलॉजीज हम इसराइल से लेते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छा है इसराइल। स्पाइक 2000 जहां तक मुझे याद है कि हमने उससे लिया था। ये क्या होता है कि मिसाइल के आगे जो उसका जो हेड होता है ना मिसाइल का, वहां पर लग जाता है और ये अपने सटीक निशाने तक पहुंच जाता है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, कि आपने जो है फॉर एग्जांपल किसी एरिया को जो है वो मार्क कर दिया, तो एग्जैक्ट उस एरिया पर जाकर जो है वो ब्लास्ट करेगा ये। फायर एंड फॉरगेट वाला फीचर नहीं पता इसको, मतलब बीच में भी आप चेंज कर सकते हो। एग्जांपल आपने एक एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ले लेता हूं ये एक्स ऑब्जेक्ट है ना, आपने एक मिसाइल जो है वो लॉन्च करी और आपने बोला कि नहीं भाई एक्स ऑब्जेक्ट में जाकर लगे। अब अचानक मिसाइल आपने छोड़ दी और बीच मूवमेंट में पता लग रहा है कि अरे यार यहाँ पे तो कोई जो है वो एक सिविलियन ट्रक खड़ा हुआ है, एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें एकदम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई डेटा के थ्रू कि यार इसमें तो बेकसूर लोग जो है वो बंद है ना, गलत जगह जा रही है मिसाइल, है ना। अब फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती तो यहाँ जाके ब्लास्ट कर देती, ये लोग भी मर जाते। अब ये मिसाइल इसने इसराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि मिसाइल यहां तक आकर पहुंचेगी, अब फिर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। अचानक हमें पता लगे कि अरे ये नहीं है तो धोखा दे रहे हैं, इस जगह पर स्पॉट है, ये गोल घूम के इधर जाके मार देगी। समझ रहे हो आप। तो एंड मूवमेंट पे भी अपने डायरेक्शन जो है वो स्विच कर सकती है, ऐसी चीज लेकर आया था इसराइल। स्पाइक 2000 था शायद उसका नाम, एक बार कंफर्म कर लेना।
इससे हमने जायश ए मोहम्मद वगैरह के कैंप्स भी उड़ाए थे। चलिए, बस यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है भाई। अगला जो टॉपिक है उसकी जो है वो चर्चा कर लें। अरे यार, ये टॉपिक तो पूरा रिपीट हो गया। 2017 में जीएसटी लाया गया था, आपको ऑलरेडी पता है। अलग अलग स्लैब्स थे उसके अंदर, अब जाकर इन्होंने चेंज कर दिया। अब नए के अंदर 2 स्लैब्स हैं प्लस 40% का एक स्पेशल स्लैब। पूरा यही तो है, सिंप्लीफाई करें, पूरा टॉपिक रिपीट है। 8 साल हो गए जीएसटी आए हुए, अब जीएसटी 2.0 आ रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव अब आप थक गए होगे सुन सुन के, कि कंप्लायंस कॉस्ट को जो है वो कम करना, सिंप्लीफाई करना पूरे सिस्टम को। यही तो है, सिंप्लीफाई करो स्लैब को, कंप्लायंस कॉस्ट को कम करो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ को प्रायोरिटी दो। गवर्नमेंट 22 सितंबर नवरात्रि का पहला दिन, उस दिन जो है वो ये जीएसटी लागू कर देगी। बैकग्राउंड वगैरह ये पूरा लिख लिया होगा आपने 2017, और इसके तो अच्छे नोट्स बना लेना पूरे के पूरे। ठीक है, अभी इस बार तो नुकसान होगा थोड़ा, सरकार को बोल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 18% और 5% में बढ़ गए हैं। सस्ते हो जाएंगे ना अभी प्रोडक्ट्स। 2 ही स्लैब हैं, इससे सिंप्लीफाई होगा, फेयरनेस होगी। स्पेशल 40% रेट जो है वो लग्जरी और सिन गुड्स के लिए रखा गया है। ठीक है, 28% प्लस सेस सिस्टम को रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, 506 गुड्स जो लिस्टेड थे, लगभग 90% कैटेगरीज जो है उनमें रेट कट नजर आ रहा है। 52% आइटम्स जो है उनको एग्जेम्प्ट ही कर दिया है। जैसे इंश्योरेंस देखो भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो है वो इन्होंने जीरो कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया है। एजुकेशन को भी करना चाहिए यार, एजुकेशन में तो अभी भी 18% है जीएसटी, है कि नहीं? ठीक है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है लो रिस्क बिजनेसेस के लिए। ठीक है, चैलेंजेस भी हैं। 48,000 करोड़ रुपए कम पैसा मिलेगा, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ये पूरी चीजें हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। गुड एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, पूरा टॉपिक रिपीट हो गया। ये आएंगे, आप देखो इस पे गलती जो है वो हमारे उनकी नहीं है कि ये टॉपिक रिपीट करके आपको अननेसेसरली जो है वो दे रहे हैं हमारे कंटेंट क्रिएटर्स। ये उनकी गलती नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि ये हो ही रहा है, न्यूज़पेपर में अभी चलेंगी, अभी तो 22 तारीख तक एक दो बार और आपको देखने को मिल जाएगा, होना हो ज्यादा बार। तो अच्छा ही है ना आप लोग के लिए, एक प्रकार से रिपीटेड टॉपिक आपको जो है वो रिवाइज करवा देता है। मुझे तो रिपीटेड टॉपिक जब आते हैं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि वो अच्छा है आप लोग के लिए, जितने टॉपिक रिपीट हो उनके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये श्योर शॉर्ट है, जीएसटी 2.0 तो आना ही है एग्जाम में भाई। जो इस पूरे टॉपिक को जीएसटी 2.0 को अच्छे से कवर नहीं करेगा, वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है उसकी तैयारी में। इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, कि इसमें से कोई भी चीज आपसे पूछ ले घुमा फिरा के, ये पूरी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि जनरल स्टडीज में आप के कोर्सेज में आपको मिल जाएंगी बिल्कुल रेडीमेड पूरी चीजें। चलिए, तो आज के गाइस अब सुनो, बात ध्यान सुनो, ये थोड़ा सा सुनने वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिजिटल एरा में पासवर्ड जो है वो सुरक्षित है ही नहीं। यस, आपने कोई पासवर्ड जो है वो डाला, वो कोई सुरक्षित नहीं है, आपको नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले अभी हुआ था, मम्मी के पास एक फोन आता है, मम्मी क्या शॉपिंग करती रहती है ऑनलाइन कुछ 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 कुछ, तो उनके पास एक फोन आता है, बोलता है अरे हम मीशो से बात कर रहे हैं मैडम, आपने एक 875 रुपए की एक शॉपिंग करी है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 15-20 मिनट पहले ही मम्मी आई थी मेरे पास बोलने के लिए, बेटा ये बात कर ले इनसे क्या बोल रहे हैं। बोलता 875 की आपने जो है वो शॉपिंग करी है मैडम, ये आपने 20 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, तो मैडम उससे आपका ऑर्डर प्लेस हो नहीं पा रहा है, बस आप एक काम ये करिए, हम एक चीज बताएंगे, वहां पर आप जो है वो पेमेंट कर दीजिएगा, रिफंड आपको मिल जाएगा। तो मैंने जैसे ही उससे बोला, मैंने कहा हेलो, बोलता हाँ सर ये देखिए आपने किया है ना ये शॉपिंग, की मैंने हाँ जी की है भाई शॉपिंग। तो जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मैंने कहा यार मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी कि इन फ्रॉड लोग को थोड़ी ना डील करूंगा, इतना टाइम नहीं है। बाकी कभी फ्री टाइम वगैरह रहता है मेरे पास तो मैं इन लोग से बात भी करता हूँ कुछ कुछ देर तक, है ऐसे ही थोड़ा टाइम पास हो जाता है। फिर आखिरी में बोलता हूँ कि यार गलत जगह तुम फोन, अभी तो मैंने गुस्से में उसको बोला कि मैंने कहा अब मत फोन करना है यहाँ पे। बोलता सर ये मेरा काम है आप लोग को सही चीज बताना, वरना आपको ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मैंने कर दे कैंसिल न, फक।
ये गलतियां मैं देखता हूं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कर देते हैं। पता है, जब पता है उनको, भाई आपने एक एप्लीकेशन पे खुद से ऑर्डर किया, आपने पेमेंट कर दिया, अगर वो ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपके अकाउंट में पैसे रिफंड आ जाएगा। जब कोई बोले कि कैंसिल हो जाएगा, बोल दो कि कैंसिल कर दे भाई, कोई मुझे पड़ी नहीं है। चक्कर में मत पड़ो आप। ऑनलाइन फोन वोन पे ना किसी की द्वारा दी गई लिंक पे क्लिक करो, किसी अननोन के द्वारा, जब तक अश्योर ना हो जाए कि हाँ यार ये जेन्युइन व्यक्ति है, वरना करने की जरूरत नहीं, नहीं तो बहुत गंदा उलझोगे। और लोग उलझे भी है भाई, लोगों के एक तो उलझने वाले लोग भी ऐसे ऐसे मिले हैं। एक व्यक्ति को जो है वो 10,000 का चूना लगाया, फिर वो उससे मांग रहा है पैसा वापस, तो सामने वाले ने बोल दिया कि सर 10,000 तो रिफंड नहीं हो पाएंगे, आपको जो है वो 16,700 रुपए में रिफंड कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में जो है वो यही है कि ये वाला अमाउंट है, हमने एक का लिया था 16,500, उसका आपको जो है वो जा सकता है वापस। अगर आपको चाहिए तो वो मुझे 6,000 और दे दो, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। लो भाई, उसने, इस बेवकूफ ने एक 6,000 रुपए और दे दिए उसको। मैंने कहा क्या है यार ये। फिर जब ऐसे लोग आते हैं मेरे पास तो बड़ी मुझे गुस्सा आती है। और यार एकदम से ग्लिच आ गया था, चलो ठीक है। तो आपको पता है कि भाई आज की डेट में पासवर्ड जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर्ड वाला काम नहीं है पासवर्ड का, है ना। ये चीज तो आप समझ ही चुके हो, जानते हो। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है भैया आज की डेट में। तो अब क्यों पासवर्ड थेफ्ट, फिशिंग, मतलब ऐसा ऐसा आपको दिखाई देता है कि एक भाई वेबसाइट है बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन खोला, अपनी आईडी पासवर्ड जो है वो डाल दिया है, या फिर आपको एसबीआई की बिल्कुल ओरिजिनल साइट जैसी जो है वो दिखाई दे रही है, आपने आईडी डाली, पासवर्ड डाला, गया भैया आपका पासवर्ड, हैकर के पास पहुंच गया। आजकल तो एप्लीकेशन, फोन की एप्लीकेशन पे ही ऐसी ऐसी चीजें वो इंस्टॉल करवा देते हैं कि आप ओटीपी भी पूरा उनके पास जाएगा, पूरी जानकारी उनके पास चली जाएगी, पूरा फोन आपका हैक हो जाएगा। अब इसी वजह से हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, खासकर टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया है ना। तो ये सब चीज आपको बताइए ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्या ओटीपी भी लगेगा और वो भी लगेगा, क्या बोलते हैं, पासवर्ड भी लगेगा, जिससे कि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। बस यही है इसमें। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब फैक्ट थोड़े से ध्यान में रखो कि एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसमें दो अलग 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 फैक्टर्स से आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। कुछ जो यूजर्स जानता है जैसे पासवर्ड, और कुछ जो यूजर्स प्रोसेस करता है जैसे कि ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन, हार्डवेयर टोकन, ओटीपी, है ना। यूजर पहले पासवर्ड डालता है, फिर ओटीपी जनरेट करता है, ओटीपी वेरीफाई होता है, राइट। सेटअप के समय सर्विस और ऑथेंटिकेशन ऐप एक सीक्रेट की शेयर करते हैं, राइट। सीक्रेट की प्लस टाइम काउंटर दोनों जो है वो आइडेंटिकल ओटीपी जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये सब बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देखो ये टाइम बेस्ड ओटीपी, आजकल ओटीपी टाइम बेस्ड हो गया कि भाई 30 सेकंड में नहीं डालोगे तो एक्सपायर हो जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। हैश फंक्शन एक हम लोग को देखने को मिलता है, SHA-256, ठीक है। लेंथ ऑफ इनपुट्स को लेता है और एक फिक्स्ड लेंथ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है। मतलब जिसको कोई पकड़ ना पाए, यानी कि बीच पे कोई हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझ में ही ना आए कि क्या लिखा है ये। तो ये चीजें, डायनेमिक नंबर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं कि बनाए जाते थे। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आर्टिकल था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। तो इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ध्यान में रखना है आपको, और ये TOTP, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टाइम बेस्ड ओटीपी जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, ये टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। इस टॉपिक के अंदर ये दो ही चीजें, थोड़ी सी सिक्योरिटी अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल जो है वो आया था। हॉकी एशिया कप लिख लो, 2025 हॉकी एशिया कप राजगीर बिहार में होस्ट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार बिहार के अंदर ये टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। एशिया कप ये बेसिकली FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर होता है। कोरिया जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जिसके पास 5 टाइटल जो है वो अभी तक आ चुके हैं। फिर इंडिया के पास 4 टाइटल और पाकिस्तान के पास 3 अवार्ड्स। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। PhD मास कम्युनिकेशन में इनको प्राप्त हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1952 में। वन ऑफ द अर्ली इंडियंस थे। पॉल रॉबिसन से इंस्पायर्ड थे, और उनके म्यूजिक जो है वो यूनिवर्सल मैसेज जो है वो देते हैं, ब्रदरहुड का, इक्वलिटी का, जस्टिस का। भारत रत्न इनको पोस्टमसली जो है वो मिला 2019 में। तो ये चीजें हैं, ठीक है। बस यही है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।
और ये ज्ञान सर हैं। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए और कोर्सेज ज्वाइन करिए, और आप बताएंगे कि आप रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स फॉलो करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।